नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आपसे अनुरोध कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं वहां हमें फॉलो करना ना भूलें। तो बात पंजाब की। पंजाब में इंसर्जेंसी के दौर में हिंसा कितनी आम थी इसका अंदाजा भी आप आज नहीं लगा सकते हैं। इंसर्जेंसी के दौर में जिस तरह से आम लोगों को खाड़कुओं या खालिस्तानी उग्रवादियों के बराबर रखकर उन पर जुल्म ढाए गए, उस इतिहास को कभी ना मिटाया जा सकता है और ना ही मिटाया जाना चाहिए। इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो उसे हर अधिकार है कि वो इस कहानी को कहे, उस निर्ममता का किस्सा बताए और पीढ़ियों को दिखाए और समझाए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल होता है इसके बीच कि क्या पंजाब की कहानी सिर्फ सिखों के ऊपर हुए अत्याचार तक सीमित है? क्या पंजाब के इस हिंसा के दौर में किसी और समुदाय तक, किसी और कम्युनिटी तक उसकी आंच नहीं पहुंची? क्या पंजाब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ गुनहगार के लेंस से ही देखा जाना उचित होगा? और यह सवाल इस वजह से आज खड़े उठे हैं क्योंकि एक फिल्म आई है। फिल्म का नाम है सतलज। दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल और अन्य अभिनेताओं की अभिनीत इस फिल्म ने 80 के दशक के पंजाब की कहानी को दिखाने का दावा किया है और उस कहानी को कहने का जरिया बनाया है जसवंत सिंह खालरा को, जिसे आजकल के ही कुछ एक्टिविस्ट की तरह उस वक्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का नाम दिया गया था। यह फिल्म जब G5 पर रिलीज हुई तो मैंने देखने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन 2 दिन बाद ही जब इसके मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर यह संदेश प्रसारित किया गया कि अब यह फिल्म प्लेटफॉर्म से हटाई जा रही है, तो इसके हटने के बाद मेरे मन में कौतूहल हुआ कि ऐसा क्या है कि रिलीज के 2 दिन के भीतर ही OTT प्लेटफॉर्म से यह फिल्म हट गई। कौतूहल को शांत करने के लिए इंटरनेट के किसी अन्य सोर्स से मैंने इस फिल्म को डाउनलोड किया और फिर पूरी फिल्म को देखा। मैं अपने नज़रिए से अगर आपको बताऊं तो फिल्म को एक आर्ट के नज़र से आप देखेंगे तो आपको ये फिल्म एक कन्विंसिंग हिस्ट्री कम बायोपिक ड्रामा नज़र आएगी। क्राफ्ट के लेवल पर यह फिल्म कहीं भी बहुत बड़े लूज एंड्स नहीं छोड़ती है। अर्जुन रामपाल का नरेशन हो या दिलजीत दोसांझ के चेहरे का कौतूहल या पंजाब पुलिस के DG के रोल में KPS गिल का किरदार हो, सभी ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। लेकिन गड़बड़ कहां हुई है? गड़बड़ यह हुई है कि ये सभी किरदार मिलकर जिस कहानी को कह रहे हैं उसकी दरअसल पूरी कहानी बताई ही नहीं गई है। यह कहानी है जसवंत सिंह खालड़ा के बारे में, जिसने 1984 से 1994 की इंसर्जेंसी के बीच पंजाब में लापता हुए हजारों अज्ञात सिखों और उनके कथित अंतिम संस्कार के मामले की अपने स्तर की एक जांच की। उनकी इस जांच ने इस मुद्दे को उस वक्त पर राष्ट्रीय स्तर पर लाकर खड़ा किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बात होने लगी और हुआ यूं कि इस मुद्दे को उठाने के बाद एक दिन जसवंत सिंह खुद लापता हो गए। फिल्म और इतिहास दोनों के मुताबिक 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क में सुबह करीब 9:30 बजे जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे, तभी पंजाब पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया और इसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए। मौत होने की बात आई लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन ये कहानी जिस बात को बताना भूल जाती है कि जसवंत सिंह खालरा ने 1992 में द गेम ऑफ इलेक्शंस शुड इट बी प्लेड टाइटल से लिबरेशन खालिस्तान पत्रिका में लेख लिखा था, जिसमें तर्क यह दिया गया कि भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ना खालिस्तान आंदोलन को कमजोर करता है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। उन्होंने सिखों से चुनावी राजनीति से दूर रहकर अलग राष्ट्र की मांग पर टिके रहने का आह्वान इस लेख के अंदर किया था। यह सीधे तौर पर उसी खालिस्तानी विचार का समर्थन था। अब सोचकर देखिए कि पंजाब में इंसर्जेंसी और जिस हिंसा के दौर की आलोचना की कोशिश यह फिल्म करती है, उस हिंसा और उस इंसर्जेंसी का जो सबसे बड़ा कारण खालिस्तान और भिंडरावाले का मूवमेंट था, उसका समर्थन इस फिल्म का कथित नायक अपने लेख में कर रहा है। और यह व्यक्ति यहां नहीं रुकता है। एक और वीडियो है जिसमें सतलज का नायक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खुद भिंडरावाले को संत कहकर संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि उसने हमारी कौम को जागृत रखने का काम किया है। भिंडरावाले ने जो किया उसने सिखों के हिंदुस्तान से संबंध को पुनः परिभाषित करने का काम किया है। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला इस सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ जो धार्मिक निशाना है, समाजिक निशाना है, ये धार्मिक निशाना कोई वखरा नहीं हुंदा, समाज सिरजन का निशाना है, वो बारे सचेत नहीं सी, उन्होंने सचेत करने लई। अब भिंडरावाले ने क्या किया था ये भी जानना जरूरी है।
भिंडरावाला, जिसे यह नायक संत कहने की कोशिश कर रहा है, वो खुले मंचों से सिखों से अपील करता था कि टीवी और फ्रिज ना खरीदें। जब हिंदू आप पर हमला करेंगे तो क्या आप टीवी के एंटीना से उन्हें मारेंगे? आपको बंदूकें, सबमशीन गन, बम और ग्रेनेड लेने चाहिए और खून चूसने वालों को मार देना चाहिए। भिंडरावाले का यह बयान 1980 और 90 के बीच में जो दशक गुजरा, वक्त गुजरा, उसके बीच में दिया गया यह बयान था। यह फिल्म एक आर्ट प्रोपेगेंडा की खाई में उसी वक्त गिर जाती है जब पंजाब की हिंसा को पुलिसिया अत्याचार तक सीमित करने की कोशिश करने लगती है। पूरी फिल्म की कहानी पुलिस के अत्याचार पर लिमिटेड हो जाती है। मैं कई बार यह मान सकता हूं कि पंजाब पुलिस ने उस वक्त पर कई जगहों पर गलतियां की होंगी, लेकिन उस कहानी को कौन बताएगा कि 25 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के एक अधिकारी डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर इन्हीं खालिस्तानियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उस वक्त का खौफ ऐसा था कि एक पुलिस वाले की, एक डीआईजी की लाश कई घंटों तक उस परिसर के बाहर सीढ़ियों पर पड़ी रही और एक पुलिस वाले की हिम्मत तक नहीं हुई कि उसे छू सके जाकर के लाश को। इस कहानी को कौन बताएगा कि 6 अक्टूबर 1983 को लालरू में बस नरसंहार हुआ, जिसमें 6 हिंदू यात्रियों की पहचान के आधार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा कपूरथला से होशियारपुर जा रही बस में 4 हिंदुओं को मार दिया गया। दिलवान से जालंधर जा रही बस में 6 हिंदुओं को मारा गया। और जानते हैं कैसे मारा जाता था हिंदुओं को? बसों को टारगेट किया जाता था, उन्हें रुकवाया जाता था, सभी यात्रियों को बाहर निकाला जाता था और पहचान पूछकर हिंदुओं को एक लाइन में खड़ा करके हिंदू पहचान होने के आधार पर खालिस्तानियों के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता था। यह कौन बताएगा कि 1 सितंबर 1986 को खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख लभ सिंह ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गैंड की उनकी पत्नी और बेटी के सामने निर्ममता से गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल अरुण वैद्य की पुणे में मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने गोलियों से हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी को भी 4 गोलियां मारी गई थी। इसके बाद 27 दिसंबर 1990 को खालिस्तानी आतंकी गुरजंत सिंह बुध सिंह वाला के गिरोह ने पटियाला के डीएसपी सुजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने इस हमले में उनकी पत्नी की हत्या की और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। और इस फिल्म की जो दूसरी सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वो जिस अत्याचार की कहानी को नरेट करना चाह रही थी, उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। कैसे ऐसे हो गया कि खाड़कू और सिविलियन का अंतर खत्म हो गया? इस कहानी को समझना है तो इस फिल्म ने तो समझाया नहीं, लेकिन एक घटना के जरिए मैं आपको बताता हूं कि पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मित सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने खालिस्तानी आतंकी गुरजंत सिंह बुंद सिंह वाला के पिता के साथ सार्वजनिक रूप से किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार किया। क्योंकि जिस तरह की इंसर्जेंसी से पंजाब पुलिस उस समय निपट रही थी, वो एक प्रकार का गृहयुद्ध था जिस पर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर थोपा हुआ गृहयुद्ध था। कई बार बातें आती हैं और पुलिस इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए बाध्य होती थी ताकि किसी भी तरह से आतंकी उनके हाथ लग सकें। परिवार वालों के साथ भी कई बार बदसलूकियां करनी पड़ती थी ताकि आतंकवादियों को निकाला जा सके बिल से। लेकिन क्या हुआ यह कि इस आतंकवादी ने अपने पिता के कथित अपमान का बदला लेने के लिए, सोच करके देखिए, एक आतंकवादी अपने पिता के सम्मान और अपमान की बात कर रहा है। वो आतंकवादी जिस दिन बना उसी दिन उसके पिता का अपमान और सम्मान का दायरा खत्म हो चुका था। लेकिन उसका बदला लेने के लिए सितंबर 1987 में बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने सब इंस्पेक्टर मित सिंह की हत्या कर दी। और ना जाने कितने ऐसे पुलिस वाले थे जो अपनी ड्यूटी करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए टारगेट हो रहे थे। और न सिर्फ वो टारगेट हो रहे थे बल्कि उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा था। लगातार परिवार वालों को एक एक करके मार दिया जाता था। और इसने एक ऐसे विशेष साइकिल को जन्म दिया जिसका डॉक्यूमेंटेशन जसवंत सिंह खालड़ा ने करने का दावा किया। लेकिन फिल्म इस कहानी को आइसोलेट करती है और सब कुछ छोड़ करके जसवंत सिंह खालड़ा को बेचारा बनने पर तुल जाती है। जबकि सच यह है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने केवल वन साइडेड स्टोरी बताई, दूसरा साइड कहां से हो रहा था, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, उस कहानी को बताने की कोशिश नहीं की। यह फिल्म यह नहीं बताती है कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने उस दौर में रामायण देखने को लेकर तालिबानी फरमान जारी किया कि जो हिंदू अपने घर में रामायण देखता हुआ पाया जाएगा उसके परिणाम बुरे होंगे। हिंदू मंदिरों के बाहर गायों के सर काटकर फेंक दिए जाते थे। न्यूज कवरेज इसकी
सकती है। अपनी स्क्रीन पर आप उस वक्त की न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा एक और घटना मैं आपको बताता हूं। 9 सितंबर 1981 को लाला जगत नारायण अपने ड्राइवर सोमनाथ के साथ एक ग्रे फिएट कार लाइसेंस प्लेट PUQ 8880 में पटियाला से जालंधर लौट रहे थे। लुधियाना से लगभग 4 किलोमीटर बाहर अमलतास मोटल के पास गाड़ी पहुंच रही होती है, तभी नक्षत्र सिंह और भिंडरानवाले का भतीजा स्वर्ण सिंह रोड़े एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल पर लाला की कार को ओवरटेक करते हैं। खतरा भांपते हुए ड्राइवर सोमनाथ ने गाड़ी सड़क की बाईं ओर मोड़ दी। सामने से आ रही बस ने उधर से भी रास्ता रोक दिया। हमलावरों ने मोटरसाइकिल से उतरकर कार की ओर गोलीबारी की। लाला जगत नारायण को 3 गोलियां मारी गईं और वो अपनी सीट पर तुरंत गिर गए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। लाला जगत नारायण कौन थे? पंजाब केसरी और हिंद समाचार जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के संस्थापक थे और लगातार वे भिंडरावाले द्वारा प्रचारित सिख धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या की आलोचना करते थे। वे आर्य समाजी थे और खालिस्तानी चरमपंथ के आलोचक माने जाते थे। लाला खालिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित हिंदू परिवारों की मदद भी करते थे और इस गुनाह के लिए भिंडरानवाले के भतीजे ने उन्हें मार दिया। इस कहानी को कौन बताएगा? और मैं सारी जिम्मेदारी एक फिल्म पर डालने का भी पक्षधर नहीं हूं। मेरा विषय यह है कि यह फिल्म अगर 2.5 घंटे में एक व्यक्ति की कहानी कह सकती है तो उन परिस्थितियों को बताने के लिए क्या 10 मिनट भी नहीं खर्च कर सकती है कि वो व्यक्ति का जो जन्म था वो किस परिस्थिति के अंदर हुआ था। सवाल यह है कि इन फिल्म ने जिन चीजों को जनरलाइज और रोमांटिसाइज करने की कोशिश की, क्या उन्हें इस तरह से किए जाने की आवश्यकता थी? मसलन आप पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या की कहानी के सीन को ही देखें। उन्होंने डीजीपी KPS गिल को खालिस्तानी आतंकवादियों के खात्मे के लिए फ्री हैंड दिया था और काफी हद तक KPS गिल अपने मिशन में सफल रहे। आज भी स्टडी होती है KPS गिल के डॉक्ट्रिन के बारे में, लेकिन इसकी कीमत बेअंत सिंह को चुकानी पड़ी। खालिस्तानी सिंपथाइजर और पंजाब पुलिस के एक कर्मचारी बलवंत सिंह के द्वारा सुसाइड बॉम्बिंग में उन्हें मार दिया गया। और यह फिल्म इस सीन को किस तरह से दिखाती है? शुरू होता है सीन, एक 5 रुपए का सिक्का उछाला जाता है जिसमें एक तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है तो दूसरी तरफ 5 की संख्या है। वो पंजाब को रिप्रेजेंट करती है या पंचककार को रिप्रेजेंट करती है, इसमें बताया नहीं गया है। लेकिन यह सिक्का उछलता है और इसके पीछे से सिखों के एक धार्मिक गीत का बजना शुरू होता है। गीत के बोल क्या होते हैं? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत। इसको चलाया जाता है। एक सीएम की आतंकवादियों के द्वारा हत्या की जा रही है और उस आतंकवादी को शूरवीर बताया जा रहा है और वो भी सिखों के एक धार्मिक गीत के साथ, जिसका अगर आप रेलेवेंस देखेंगे तो वो आप जाकर के पंज प्यारों से जाकर के उस कहानी को मिलता है। ये एन आई फॉर एन आई के ही लॉजिक का समर्थन है और इस फिल्म के द्वारा तो पूरा लॉजिक ही अगर देखेंगे आप तो एन आई फॉर एन आई का विरोध था। अगर आप जिस खालदा की कहानी बताने की ये फिल्म कोशिश कर रही है वो व्यक्ति भी ह्यूमैनिटेरियन होने का दावा करता है तो वो इस लॉजिक का समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये फिल्म उसी लॉजिक का समर्थन करती है। इस फिल्म को बनाने वालों को यह समझना चाहिए कि जसवंत सिंह खालड़ा का लापता होना या हत्या होना उतना ही सच रह सकेगा जितना जब आप DIG अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या के बारे में बात करेंगे, जितना आप लाला जगत नारायण की हत्या के बारे में बात करेंगे, जितना जज की पत्नी और बेटी के सामने उसके गोली मारकर हत्या की जाने के बारे में बात करेंगे, जितना DSP सुजीत सिंह और उनकी पत्नी की हत्या की बात करेंगे, जितना हिंदू मंदिर के सामने गाय का सर काटकर फेंक देने की बात करेंगे, उतना ही सच रहेगी तभी वो बात। अगर आप इस सच को एड्रेस नहीं करेंगे तो जसवंत सिंह खालड़ा भी झूठ ही रह जाएगा। सतलज सिर्फ जसवंत सिंह खालड़ा के खून से लाल नहीं हुई होगी, इसमें उन पुलिस वालों हिंदुओं का भी खून उतना ही बहा होगा। फिल्में और कला अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा हैं और किसी पीड़ित की कहानी कहना गलत नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन जब वो कहानी बाकी पीड़ितों को अदृश्य बना देती है, जब हत्यारे को शहीद बताने की कोशिश होने लगती है, संत बताने की कोशिश होने लगती है और पीड़ित परिवारों की कहानियों को हाशिए पर न सिर्फ धकेला जाता है बल्कि उन्हें उस पूरे फ्रेम से बाहर निकल दिया जाता है, तब वो कला कम, प्रोपेगेंडा ज़्यादा नजर आने लगती है। आज जब पंजाब की उस पीड़ा को याद किया जा रहा है तो जरूरी है कि उसे उसकी पूरी जटिलता के साथ, उसके हर एक पहलू को याद किया जाना चाहिए, न कि एक पक्षीय भावुकता के साथ कहानी को आइसोलेट करके पेश कर दिया जाए। क्योंकि जिस दिन भी हम पंजाब की हिंसा के दौर को सिर्फ हीरो बनाम विलेन या एक कम्युनिटी को विक्टिमाइज करके और बाकी सबको विलेन बना करके देखने की कोशिश करेंगे, उसी दिन उस पूरे इतिहास के साथ पुनः वही आप अन्याय कर रहे होंगे जो अन्याय उसके वर्तमान ने उस वक्त पर किया था। जसवंत सिंह की कहानी के सिर्फ मानवीय पहलू को अगर आप दिखाएंगे तो उसका दूसरा पहलू कोई और दिखाएगा। जैसे आज मैं बता रहा हूं, हो सकता है कोई फिल्म बनाकर बताए कि जसवंत सिंह ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा जसवंत सिंह की आड़ में बहुत कुछ छुपा लिया गया।
इस फिल्म को देखकर पंजाब के हिंसा के दौर से अनजान कोई व्यक्ति अगर उठेगा तो उसे लगेगा कि इसका मतलब है जो हिंसा की बात हम सुनते हैं वो इस पुलिसिया अत्याचार के बदले में हुई होगी, जबकि सच कुछ और था। सच ये था कि ये पूरी हिंसा पाकिस्तान और अलगाववादी चरमपंथियों की देन थी, खालिस्तानियों की देन थी, जिससे बचने की कोशिश ये देश और इस देश की फौज और पुलिस कर रही थी। और अगर फिल्म मेकर और पोस्टर बॉय दिलजीत दोसांझ ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ बायोपिक है, इंडिविजुअल की बायोपिक है, तो भाई साहब जरा इस बात को समझिए कि जब कोई भी फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर अपना नैरेटिव बनाने लगती है तब उस इतिहास का आवश्यक संदर्भ दिया जाना भी उसी डायरेक्टर, उसी पोस्टर बॉय की जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर संदर्भ के बिना वो पेश की जाएगी तो उसे प्रोपेगेंडा से अधिक और कुछ नहीं कहा जाएगा। और आखिरी बात, इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है फिल्म मेकर्स और फिल्म के सिंपथाइजर्स की तरफ से, सपोर्टर्स की तरफ से, जो दिलजीत दोसांझ के हैं कि सरकार ने बैन लगा दिया। साहब उसका सच क्या है? सच यह है कि 2022 में जब ये फिल्म सीबीएफसी के पास रिव्यू के लिए गई थी तो इसमें 120 के आसपास कट लगने का सुझाव दिया गया था। और ये फिल्म देख करके आपको समझ में आएगा कि कट लगने का सुझाव क्यों दिया गया होगा। तब इस फिल्म का टाइटल पंजाब 95 था और इसे सिनेमा हॉल में रिलीज करने का इनका प्लान था, लेकिन सीबीएफसी के कट की वजह से यह फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। मेकर्स ने कोई कट नहीं लगाया और अपनी जिद की वजह से, या कोई राजनीतिक लाभ हो, अब इन्होंने चुपचाप फिल्म का नाम बदला, नाम रख दिया सतलज, और ओटीटी पर इसे रिलीज कर दिया। और चूंकि यह भारतीय सिनेमा के कानूनों के हिसाब से पहले से ही मान्य नहीं थी तो इसे आईटी रूल्स के तहत हटाने का आदेश बाय डिफॉल्ट आना ही था। तो यह कहना कि सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है, आपकी फिल्म की तरह यह भी एक प्रोपेगेंडा ही साबित होता है। ना आप फिल्म के जो हटाए जाने के बारे में सच बोल रहे हैं, ना फिल्म के अंदर पूरा सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइसोलेटेड फैक्ट बता करके कह रहे हैं कि फिल्म को बैन कर दिया गया है। आप आइसोलेटेड फैक्ट बता करके एक कैरेक्टर को आइसोलेटेड ढंग से खड़ा कर रहे हैं और उसे सबसे बड़ा मसीहा, और उसकी आड़ में एक केवल पोर्शन ऑफ सोसाइटी को विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सभी के दर्द को एकदम आपने नगण्य सिद्ध कर दिया है। ये उचित नहीं है, किसी भी रूप से उचित नहीं है। सिनेमा का इस तरह का इस्तेमाल किया जाना बेहद गलत है। और इस फिल्म के जरिए तो कई ऐसे सीन हैं जो देश की भावना होती है, जो देश का मन होता है, उसके विरुद्ध जाकर के बहुत सारी ऐसी बातें इस फिल्म के अंदर कही गई हैं। तो इस फिल्म में से वो चीजें हटाई जानी बेहद जरूरी थी। उनको बिना हटाए रॉ रिलीज कर दिया इन लोगों ने। 2 घंटा 43 मिनट का पूरा जो कट था उसको ही रिलीज कर दिया। इस वजह से ये फिल्म हटाई जानी बेहद जरूरी थी। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।